बहुत लार्ज कंपाउंड्स हैं जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, गैग्स हैं, तो जो हाइड्रोलाइज होने पे ये कंपाउंड्स देंगे वो भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, और व्हाट इज अ शुगर? जल्दी जल्दी बताते जाओ, व्हाट इज अ शुगर? ये वही क्वेश्चंस हैं जो आप वाइवा में जाते हो तो एनकाउंटर होता है, नहीं क्वेश्चन से होता है। व्हाट इज अ शुगर? एनी वॉलंटियर? अब्दुल्ला साजिद, कैन यू हियर मी? अब्दुल्ला साजिद, अब्दुल्ला सलीम जी, अब्दुल्ला बेटा। What is a sugar? You may help your book, you may take help from your book, you may help from your notebooks, but any volunteer जिसे पता हो, what is a sugar? Anybody awake? That has sweet taste. हाँ, ठीक। मैम इट्स अ सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, स्वीट सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट। शाबाश। सबसे पहली बात ये कार्बोहाइड्रेट होगा, शुगर हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। जो स्वीटनर्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, ये जो डाइट करने में लोग यूज़ कर रहे होते हैं, डायबिटिक्स को भी दिए हुए होते हैं, वो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो पहली बात ये कि शुगर हमेशा कार्बोहाइड्रेट होती है, सोल्युबल होती है, स्वीट इन टेस्ट होती है। रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? जल्दी जल्दी बताते जाओ, जिसे आता है वो बताते जाओ। व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर? That has three functional groups. नहीं फंक्शनल ग्रुप्स नहीं, रिड्यूस। अच्छा ठीक है, ऑलराइट, फ्री फंक्शनल ग्रुप, ठीक हो गया। अच्छा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? व्हाट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर? जिसमें कोई फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। अच्छा, उसके बाद ये बताए कोई कि एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन क्या होता है? मैम Which is attached to four different groups. अहमद आप बताओ प्लीज, एक एक करके। अहमद हसन। मैम जिसके इर्द गिर्द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हों। बिल्कुल। आप फंक्शनल ग्रुप के अलावा ना आप इसको ये भी कह सकते हो कि कोई डिफरेंट कंपाउंड्स हो, कोई डिफरेंट ओरिएंटेशन हो, सिमिलर चीज़ें इर्द गिर्द ना लगी हुई हो, तो वो होगा। कल एक क्वेश्चन पूछा था आप में से किसी ने कि कार्बन ही क्यों कायरल है, तो कायरल के लिए मैंने थोड़ा फर्दर सर्च किया। कायरल का होने के लिए ज़रूरी होता है कि टेट्राहेड्रल कंपाउंड हो, यानी कि उसकी 4 बॉन्डिंग्स अवेलेबल हों। तो कोई भी हो सकता है कायरल, लेकिन थोड़े ही कंपाउंड ऐसे हैं जो 4 बॉन्ड्स बना रहे होते हैं। और जब हम लोग जो कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, ये वो हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो या तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या प्रोटीन्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को देखें तो इसमें कायरलिटी सिर्फ कार्बन ही शो कर सकता है, बिकॉज इसके अंदर हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। उसके अलावा जो फर्दर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स देखोगे उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है एटम हमारे पास जिसके 4 बॉन्डिंग होती हो, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स में भी और प्रोटीन्स में भी कार्बन ही को हम कायरल लेते हैं, बिकॉज रिक्वायरमेंट है कि 4 बॉन्डिंग होनी चाहिए टेट्राहेड्रल कंपाउंड को। ठीक हो गया। अब रैपिडली ज़रा गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हम अगला स्टार्ट कर लें। बस जब आपसे रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स पूछी जाएंगी तो एक एक एग्जाम्पल पूछी जाती है। स्क्रीन शो हो रही है बेटा? Yes, स्क्रीन शो ma'am. हो रही है? ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोगों की जो साउंड्स हैं, वॉइसेस हैं, सिर्फ वही हम तक पहुंच रही हैं और वो ऐसे जैसे सहरा में बारिश। तो इसलिए कोई क्वेश्चन हो तो आंसर किया करो। कोई आंसर भी रॉन्ग आंसर नहीं होता। अगर आप एक गलत आंसर भी बता दोगे तो इट मीन्स कि इस चीज़ में थोड़े से हम लैकिंग हैं, उसको हम दोबारा से देख लेंगे। इवन जैसे आपने कल कायरलिटी का पूछा था, तो मैं उसको फर्दर सर्च करके आपके लिए ईजियर करके उस चीज़ को ले आऊँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एसिमेट्रिक कार्बन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। हम हर दफ़ा बार-बार ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते हैं, तो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है किसी भी शुगर सॉल्यूशन का प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की जो कैपेबिलिटी है वो उसके एसिमेट्रिक कार्बन्स की वजह से आती है। अगर एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होंगे तो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं होगी। 2 कंडीशंस ऐसी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं कि एसिमेट्रिक कार्बन्स तो प्रेजेंट हैं लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी फिर भी शो नहीं होती। डिटेल नहीं जाएंगे, आप बुक से पढ़ोगे अब। उसमें से एक है रेसिमिक मिक्सचर, जिसके अंदर के हम 2 ऐसी शुगर्स को मिक्स किया हुआ हो हमने, जिसमें एक लिवो रोटेटरी है, दूसरी एग्जैक्टली ऑपोजिट अमाउंट में डेक्स्ट्रो रोटेशन दे रही है। उस मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर
कहते हैं इसमें नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 आती है। दूसरी कंडीशन होती है मेसो कंपाउंड्स, जिसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन्स तो होते हैं लेकिन ये एक बड़े साइज का कंपाउंड होता है। आधा पोर्शन इसका लीवर रोटेशन दे रहा होता है, आधे मॉलिक्यूल्स डेक्स्ट्रो रोटेशन दे रहे होते हैं। इसमें भी जो नेट इफेक्ट आता है वो 0 आता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप जो चीज़ें जो मटेरियल आपको स्लाइड्स में नज़र आ रहा है ये बुक्स में भी अवेलेबल है और मे बी के इससे ज़्यादा अच्छा अवेलेबल हो। आपने इस लेक्चर से जो चीज़ पिक करनी है वो ये करनी है, जो पॉइंट्स हैं कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा और क्लिनिकली आपके लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें बुक आपको नहीं बताएगी। तो वो चीज़ें आपने नोट करते जाना है। पेनल्टीमेट कार्बन, जो एसिमेट्रिक कार्बन हमारे पास होते हैं उनमें से जो फारदेस्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप होता है वो पेनल्टीमेट कार्बन होता है। पेनल्टीमेट कार्बन का फ़ायदा क्या होता है कि हम ग्लिसरैल्डिहाइड जब लेते हैं तो हम इसे पेरेंट शुगर भी कहते हैं, रेफरेंस शुगर भी कहते हैं। तो इसमें अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे होता है तो हम डी ग्लिसरोज कह देते हैं, अगर लेफ्ट पे होता है तो हम इसको एल ग्लिसरोज कह देते हैं। अब ये वाला पोर्शन हम कंपेयर कर लेते हैं किसी भी शुगर के पेनल्टीमेट कार्बन से। ऊपर जो भी होता रहे उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। जब हमने डी और एल शुगर डिसाइड करनी है तो हम इसके अंदर से एसिमेट्रिक कार्बन्स लोकेट करेंगे, उसके बाद हम पेनल्टीमेट कार्बन फाइंड आउट करेंगे, उसे हम कंपेयर कर लेंगे डी ग्लिसरोज से। अगर तो ये इससे मिलता जुलता है तो हम इसे डी ग्लूकोज कह देंगे, अगर ऑपोजिट है तो ये एल ग्लूकोज हो जाएगा। एक चीज़ जो कल के लेक्चर में मिस हो गई थी, एग्जाम में पूछा जाता है कि हमने रेफरेंस शुगर कहा ग्लिसरैल्डिहाइड को, इस बेस पे कि ये सबसे छोटा कंपाउंड है, सारे जो शुगर्स हैं वो इसी से डिराइव होते हैं। डी और एल शुगर्स को हम इसी से रेफर करते हैं, ये हमने यहाँ बात की कि पेनल्टीमेट कार्बन को जो लास्ट वाला हमें मिल रहा है एसिमेट्रिक कार्बन, उसे इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अब ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है ये भी एक ट्रायोज है, ये एल्डो डेरिवेटिव है और ये कीटो डेरिवेटिव है। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन रेफरेंस कार्बन क्यों नहीं है? क्या ऐसी रीजन है कि हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को रेफरेंस कार्बन नहीं कहते, हम ग्लिसरैल्डिहाइड को कहते हैं, दोनों में 3 कार्बन है। उसमें तो कोई कार्बन ही नहीं है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। जब आप एग्जाम में इस तरह से आंसर देने शुरू कर दे तो इट मीन्स कि आपने एक राइट जो स्टेयर्स हैं उन पे पाँव रख दिया, उसके बाद एग्जामिनर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे आ रहा होता है ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने देने हैं उस हिसाब से क्वेश्चंस पे आए। तो ये चीज़ें आप नोट करते जाओ। आई विश कि ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गेट टू द हाईएस्ट ऑफ द डिसाइडेड मार्क्स जो भी हैं वहाँ तक आप जाओ, बिकॉज हर कोई मेहनत कर रहा होता है लेकिन हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में थोड़ा सा डिफरेंस है। जितने भी लेक्चर्स आप लेते हो उसमें से आप चाहे कुछ और ना लो, बिकॉज लंबे लेक्चर्स लेना सुनना मुश्किल होता है, लेकिन वो चीज़ें ज़रूर भी करो जो इम्पोर्टेंट आपको बताई जा रही हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि नीचे आपको कुछ दे दिए जाएंगे मोनोसैकेराइड्स और आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से आइडेंटिफाई करें कौन सा मोनोसैकेराइड ऐसा है जिसके अंदर कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। तो बगैर सोचे समझे पता होना चाहिए कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एक ऐसी शुगर है जिसके अंदर कोई कायरल कार्बन नहीं होता। दैट्स द रीज़न कि हम ना तो इसे रेफरेंस शुगर कहते हैं ना ही हम इसे पेरेंट कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, जो कि एक स्पेशलिटी है इन कंपाउंड्स की। मैम ये हम जी बेटा। मैम जी जब हम बेटा। रेफरेंस शुगर लेते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड को, जी बेटा। तो हम कहते हैं कि हाइड्रोक्सल डी होगा तो वो राइट पर होगा, अगर जी अगर लीवर रोटेट वो जी जी नहीं लेफ्ट पर नहीं होगा। बेटा, एक चीज लिख लो अभी, जो कॉपी जो पेन जो भी आपके पास पड़ा है वहां एक लाइन लिख लो, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल isomerism has nothing to do with optical activity। ये बात इज वेरी ठीक है। डी, कैपिटल डी और कैपिटल एल शुगर्स जो हैं दे हैव नथिंग टू डू विद ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी में जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी है वो इससे रिलेटेड नहीं है। एक डी शुगर जो है वो लीवो रोटेटरी भी हो सकती है और एक एल शुगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकती है। जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो एक बिहेवियर है, जबकि डी और एल, कैपिटल डी और कैपिटल एल जो आइसोमेरिज्म है वो स्ट्रक्चर है। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी स्टूडेंट को देखो और आप उसके मार्क्स प्रिडिक्ट कर दो, ऐसा नहीं होता। मार्क्स कब प्रिडिक्ट होंगे? जब आप उसे एग्जाम से गो थ्रू कराओगे।
तो इसी चीज़ को देखते हुए अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी की बजाय प्लस और माइनस का साइन यूज़ किया जाए। Dextro rotation and levo rotation has nothing to do with capital D and capital L. Difference in structure तो आता है definitely कि जब structure फर्क होगा rotation फर्क होगी, लेकिन dextro rotatory is not equal to D sugar, capital D sugar. ठीक है, इस चीज़ को क्लियर करना है। आप फर्दर अभी टाइम कम है, जब बुक से पढ़ोगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जस्ट ये मेरी लाइन आप लिख लीजिए, इसको आपने सर्च करना है। आइसोमेरिज्म में हमने देखा था स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पोजीशन है वो अराउंड एनी ऑफ द एसिमेट्रिक कार्बन फर्क हो सकती है। एपिमर्स में सिर्फ एक कार्बन पे फर्क होगी जो कि रेफरेंस कार्बन नहीं होना चाहिए। डी और एल शुगर में आपने देखा है कि सिर्फ रेफरेंस कार्बन पे ही उनका फर्क होता है, बाकी वो सेम होंगे। एनेंशियोमर्स मिरर इमेजेस होते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं स्ट्रक्चर से कुछ लेना देना नहीं है, केमिकल फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये हम इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की बेस पर डिसाइड करेंगे। एक और चीज़, इनैंशियोमर्स वो होते हैं जो मिरर इमेजेस होते हैं, बाकी सारों को डाया स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। उसके बाद हमने रिंग स्ट्रक्चर देखा था। 5 ये पूछा जाता है एमसीक्यू में, अगर कोई इजी एमसीक्यू देना हो कि 5 कार्बन चाहिए होती हैं रिंग बनाने के लिए, और जो स्ट्रेट चेन फॉर्म है वो सिर्फ 0.1% तक होती है, बाकी कहाँ जाती है, रिंग बना लेती है। हमारी बॉडी में हमें स्ट्रेट चेन बहुत कम मिलती है, सारा रिंग फॉर्म में होता है। फ्यूरानोज एंड पायरानोज, F for 5 and F for फ्यूरान। 5 मेंबर्ड रिंग इज फ्यूरान। उसके बाद हमने एनोमेरिक कार्बन की बात की थी। 2 more मिनट्स हैं। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है? ये हमारे पास ग्लूकोज था, ये इसका फंक्शनल ग्रुप था, ये हमने इसका रिंग बनाने के लिए लिंकेज बना दी। जब लिंकेज बनी तो ये वाला कार्बन जो पहले कायरल कार्बन था, डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, अब ये डबल बॉन्ड ओपन हो गया है। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि यहाँ CH2OH में कायरल कैसे है, तो ये एक तरफ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 सेम हो गए तो ये कायरल नहीं है और ये इसका रिंग बन गया। अब ये जो लिंकेज बन रही है, इस लिंकेज को बोलेंगे हेमी एसिटाइल लिंकेज, और ये वाला जो कार्बन नंबर 1 है यहाँ पे, जो कि अब रिंग की फॉर्म में आके सिमेट्रिक हो गया है, इसे एनोमेरिक कार्बन कह देते हैं। एनोमेरिक एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, इट मीन्स अबव। क्योंकि इसके अबव और बिलो को हमने देखना है फर्दर, तो इसलिए इसका नाम एनोमेरिक कार्बन है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके नीचे की तरफ होगा, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके ऊपर की तरफ होगा, तो ये चीज़ हमें बताती है कि अल्फा शुगर है हमारे पास या बीटा शुगर है। अगर ये नीचे की तरफ होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो ये अल्फा शुगर होगी, और अगर ऊपर की तरफ होगा तो बीटा शुगर होगी। कीटोन्स होंगी तो यहाँ कार्बन नंबर 2 जो है वो रिंग बना रहा होता है, और इसकी वजह से फिर जब इसके अंदर एनोमेरिक कार्बन होगा तो वो कार्बन नंबर 2 होगा। ये वही चीज़ आ गई, ये एनोमर्स भी हमने देख लिए। और अल्फा बीटा एनोमर्स क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है थोड़ा सा, तो इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी भी डिफरेंट होती है। और म्यूटा रोटेशन क्या होती है कि जब हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं किसी भी शुगर का, तो उसमें रोटेशन थोड़ा अर्सा के लिए प्लस माइनस आती रहती है, डेक्स्ट्रो-लीवो। उसके बाद जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है दोनों फॉर्म्स के अंदर, तो उसके बाद ये फिक्स हो जाती है। तो ये जो फिनोमिना है चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी का, दिस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। देखें, ये है हमारे पास, ये जो हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ये एक मशीन है ऑप्टिकल एनालाइजर। इसमें हम शुगर सॉल्यूशन प्लेस कर देते हैं, लाइट पास होती है, और ये जो स्क्रीन है यहाँ पर हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नज़र आ जाती है। म्यूटा रोटेशन में पहले आपको यहाँ 180, 120, 160, 150 इस तरह से नज़र आएगा। आफ्टर अ सर्टेन टाइम जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो ये रोटेशन फिक्स हो जाएगी। और ये इसका प्रिंसिपल है, लाइट है, उसके बाद पोलराइजर में से गुजरी तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गई। उसके बाद हमने इसको सॉल्यूशन में से गुजारा और यहाँ पर हमने इसकी रीडिंग आ जाती है जिसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। पोटेंशियल फॉर्म के अंदर ये है कि जब शुगर्स को, इन मॉलिक्यूल्स को जब हम ऑब्जर्व करते हैं हाई पावर माइक्रोस्कोप के साथ या डिफरेंट एनालाइजर्स के साथ, तो हमें बॉडी में उस तरह से स्ट्रेट किस्म के वो लाइनें नहीं मिलती, इस फॉर्म में मिलते हैं, तो ये बोट एंड चेयर फॉर्म्स है। इसमें से क्वेश्चन ये होता है कि ज़्यादा इसकी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, ना इन्हें बनाना सीखने की ज़रूरत है। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो पूछा जाता है कि बोट और चेयर फॉर्म में से कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। तो कोई मुश्किल बात नहीं है याद रखना। अगर आप बोट में बैठे हुए हो तो ज़्यादा स्टेबल होगे या चेयर पे बैठ के ज़्यादा स्टेबल होगे? चेयर पर।
चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, इससे याद रखना। लेकिन ये नहीं लिखना कि बिकॉज वी आर मोर स्टेबल इन चेयर सो चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम जस्ट अपने याद रखने के लिए कर रहे हैं कि जब चेयर फॉर्म, ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स हमें मिल रहे होते हैं वो उस फॉर्म में होंगे जो ज्यादा स्टेबल है, तो चेयर फॉर्म ज्यादा प्रीडोमिनेंटली हमें मिलती है। आ गया हमारा आज का लेसन, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन हम इंशाल्लाह कर लेंगे कवर इसको। राइट्स की हमने शुरू में भी बात की थी, और जब से पढ़ना शुरू किया कार्बोहाइड्रेट्स को, आप लोग इसके बारे में काफ़ी सारा पढ़ चुके हैं। हम वो सारी चीज़ें रिवाइज नहीं करेंगे कि दे आर सिंपल शुगर्स, 3 कार्बन इनमें होने चाहिए, इनमें एल्डोर कीटो ग्रुप्स होना चाहिए, कोई एक होगा, और सारे मोनोसैकेराइड्स। ये एमसीक्यू पूछा जाता है, अगर आसान एमसीक्यू बनाना हो तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो सारे ही रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, बिकॉज ये फ्री होते हैं, इनका किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बनी हुई होती। डायसैकेराइड्स में जब हम बात करेंगे तो हमारे पास ट्रीहेलोज मैल्टोज आएगा, तो उसमें हम फर्क बात करेंगे। और मोनोसैकेराइड्स जो हैं इनको क्लासीफाई जब हमने करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन भी क्लासीफाई कर लेंगे, और ये टेबल बहुत ज़रूरी है, ये आपने याद करना है। ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसका कीटो डेरिवेटिव कौन है, और ये हो गया। उसके बाद इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेंटर ऑफ एसिमेट्री पे डिपेंड करती हैं, ये चीज़ हम काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं। अच्छा, अब अगली चीज़ आ जाती है कि जो हमारे पास ये मोनोसैकेराइड्स हैं डिफरेंट, इनके पेपर में हमारे पास बायोकेमिकल इम्पोर्टेंस पूछी जाती है कि ये यूज़ कहाँ होते हैं हमारी बॉडी में, ये कहाँ हमें मिलेंगे। तो ये जो हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, आप लोग ग्लाइकोलाइसिस पढ़ चुके हो, तो ये उसके इंटरमीडिएट्स हैं दोनों। और ग्लिसरॉल्डिहाइड रेफरेंस शुगर है, पेरेंट कंपाउंड है, और जहाँ हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म्स हो रहे होते हैं तो ये स्मॉलेस्ट शुगर्स हैं। तो डिफरेंट जितने भी मेटाबॉलिज्म्स हो रहे होते हैं वहाँ पे ये कहीं ना कहीं एज एन इंटरमीडिएट बन रही होती हैं। और मेन जब ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होती है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, उसके बाद वो स्प्लिट हो जाता है इंटू ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये ग्लाइकोलाइसिस के और ग्लिसरॉल की डिग्रेडेशन में ये इंटरमीडिएट्स ये बन जाते हैं। एरिथ्रोज जो है, एचएमपी शंट इज मोनोफॉस्फेट शंट। तो मोनोफॉस्फेट शंट जो है ये क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट शुगर्स को इंटर कन्वर्ट करती है। हमें किसी मेटाबॉलिज्म के अंदर राइबोज चाहिए, किसी में हमें ग्लूकोज चाहिए, कहीं फ्रुक्टोज चाहिए, तो हमारी बॉडी में हमारे किचन की तरह डिफरेंट कैबिनेट्स नहीं होते कि इसमें ग्लूकोज रखा हुआ है, इसमें राइबोज है। एक कंबाइंड सा पूल चल रहा होता है, और ये सारी शुगर्स जो होती हैं ये इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। एचएमपी शंट एक ऐसा पाथवे है जो डिफरेंट शुगर्स को इंटर कन्वर्ट कर देता है, जो हमारा चल रहा होता है पाथवे, उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट होती है वो शुगर हमें प्रोवाइड कर देता है। राइबोज इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इसके यूजेस ज़्यादा पूछे जाते हैं। एचएमपी शंट में तो ये बनता ही है। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज वो आरएनए और डीएनए के कंपोनेंट्स हैं। डीऑक्सी राइबोज होता क्या है, यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो ये डीऑक्सी राइबोज हो गया, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। लैक्टोज, इसकी इम्पोर्टेंस आती है, इसके सोर्सेज क्या हैं, और सोर्सेज आप देखें तो हनी इसका सोर्स है, योगर्ट एंड मिल्क इसका सोर्स है, इसके अलावा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो इसका सोर्स है। मिल्क इसका सोर्स ऐसे है, मिल्क में डायरेक्टली गैलेक्टोज नहीं प्रेजेंट होता। मिल्क की जो शुगर है दैट इज लैक्टोज। जब लैक्टोज हम ले लेते हैं तो हमारी बॉडी में इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में एक एंजाइम होता है लैक्टेज, जो कि इसको ब्रेक डाउन कर देता है इनटू कंपोनेंट पार्ट्स। ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब हो जाता है और गैलेक्टोज भी एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर लैक्टेज एब्सेंट होगा, लैक्टेज नहीं प्रेजेंट होगा, तो फिर हमारी बॉडी में गैलेक्टोज की डेफिशिएंसी के शुरू हो जाती है। और ये तब आते हैं, यूजुअली आते हैं जिनकी जो फूड है वो सिर्फ मिल्क होता है, तो उस मिल्क के अंदर उन्हें लैक्टोज मिल रहा होता है ज़्यादा, और फ्री फॉर्म में गैलेक्टोज नहीं होता। जब लैक्टेज एब्सेंट होगा या मिल्क इंटॉलरेंस होगी या मिल्क मिलेगा नहीं तो गैलेक्टोज डेफिशिएंसी हो जाएगी। गैलेक्टोज डेफिशिएंसी से होगा क्या? अब ये जो शुगर है गैलेक्टोज, इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, इसके सोर्सेज पूछे जाएंगे। उसके बाद पूछा जाएगा कोई ऐसी डिजीज बताएं जिसमें गैलेक्टोज इन्वॉल्व हो। तो ये आपने याद रखनी है। ये स्लाइड इसमें क्या नजर आ रहा है आपको, एक चाइल्ड है जिसका ब्रेन डेवलप हो रहा है। जो गैलेक्टोज है वो सेरिब्रोसाइट्स और गैंग्लियोसाइट्स बनाता है। सेरिब्रोसाइट्स वो होते हैं जो कि हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, जो सेरिब्रम है, उसकी जो फॉर्मेशन हो रही है इस बच्चे में रैपिडली,
इसमें नेसेसरी होते हैं, और गैंग्लियोसाइट्स हमारे जो गैंग्लियाज हैं डिफरेंट, जो जहाँ पर डिफरेंट हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो साइनैप्स कर रहे होते हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो जिन बच्चों में गैलेक्टोज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, डाइटरी डेफिशिएंसी इसकी नहीं होती। इसकी डेफिशिएंसी तब होती है जब हमारे अंदर एंजाइम्स अवेलेबल नहीं होते जो कि इसको मेटाबोलाइज करते हैं। तो गैलेक्टोज जो है, इसके सोर्सेज हनी, योगर्ट, मिल्क, सेलरी, लैक्टोज की डिग्रेडेशन से बनता है और रिक्वायर्ड होता मैम है। ये हेरिडिटी होगा? जी बेटा, ये हेरिडिटरी होगा। अब ये एक डिजीज़ है क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया। इसके जो डिफरेंट डिजीज़ेज़ हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है इस लेवल पे, ये सेकंड ईयर का है डिटेल्ड क्वेश्चन। लेकिन आपको सिर्फ इतना पूछा जाएगा जब आप गैलेक्टोज के बारे में बताओगे कि ये मोनोसेकेराइड है और इसमें सिमेट्रिक कार्बन्स होते हैं और इसकी ओसाजोन, और जो आप प्रैक्टिकल जब परफॉर्म करोगे तो इतना पता होना चाहिए कि क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया में होता क्या है। इसमें क्या होता है कि एंजाइम है, इसका नाम याद रख लेना है, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज डेफिशिएंसी होती है और ये इनहेरिटेड होता है, बाय बर्थ से डेफिशिएंट होता है। इसमें जब एक एंजाइम बाय बर्थ डेफिशिएंट होता है तो वो बहुत सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है। ब्रेन डैमेज, सबसे पहले हमने भी बात की कि गैंग्लियोसाइट्स और सेरिब्रोसाइट्स नहीं बनेंगे, आइज की डेवलपमेंट, फिर लिवर के प्रॉब्लम्स होंगे, किडनी के प्रॉब्लम्स होंगे, और इसमें फिर ये होगा कि अगर इसका कोई ट्रीटमेंट, कोई क्योर एज सच नहीं है। इसमें ये होता है कि गैलेक्टोसीमिया में आप basically if galactosemic infant is given milk, unmetabolized milk sugars build up and damage the liver, eye, kidney, इसमें आपको उन्हें मिल्क नहीं देना होता बिकॉज ये हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा, आगे फर्दर मेटाबोलाइज नहीं हो रहा और जमा होता जा रहा है। जब मिल्क नहीं देंगे, गैलेक्टोज नहीं देंगे, तो उससे भी ब्रेन डैमेज होगा। तो ये डिजीज जो है वो क्योरेबल नहीं है और यूजुअली दे लीड टू अर्ली डेथ। मैम जी बेटा। गैलेक्टोसीमिया से गैलेक्टोज की अमाउंट ब्लड में ज्यादा होगी, लेकिन ये तो कमी है, डेफिशिएंसी होगी इसमें से। नहीं बेटा, ये डेफिशिएंसी नहीं है, डेफिशिएंसी से नहीं होता ये एंजाइम डेफिशिएंट है जिसने गैलेक्टोज को मेटाबोलाइज करना है। ठीक है, पहले हमने बात की थी कि गैलेक्टोज की डेफिशिएंसी से क्या होगा, वो ये वाली बात है कि अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें गैलेक्टोज नहीं मिल रहा, फॉर एग्जाम्पल गैलेक्टोज हमारा मेटाबोलाइज ही नहीं हो रहा, जहाँ गैलेक्टोज की डेफिशिएंसी होगी वहाँ ब्रेन डैमेज होगा, ब्रेन डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर गैलेक्टोज मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, बन तो गया लेकिन अब उसने भी फर्दर मेटाबोलाइज होना है। अगर गैलेक्टोज मेटाबोलाइज नहीं होता, जैसे ये एंजाइम डेफिशिएंट होता है, तो क्या होता है कि गैलेक्टोज जमा होता जाएगा और जितनी भी एक्यूमुलेशंस होती हैं वो लिवर में जाके होती हैं, जितनी भी टॉक्सिसिटीज होती हैं वो लिवर में होती हैं, लिवर डैमेज होगा। सेकेंडली किडनी जब उसे एक्सक्रीट करने की कोशिश करेगा तो किडनी डैमेज होगा। ब्रेन के अंदर भी जाके जितनी भी चीज़ें एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आते हैं, फाइनली वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जाते हैं। और ट्रीटमेंट इसलिए नहीं है कि जब हम इसे गैलेक्टोज नहीं देंगे तो हमें ये वाला प्रॉब्लम मिलेगा, और अगर गैलेक्टोज उसमें कुछ ना कुछ जा रहा है तो उसमें फिर ये वाला प्रॉब्लम मिलेगा। तो ये डिजीज़ क्योरेबल नहीं है। मैम लैक्टेज की जब डेफिशिएंसी होती है तो तब अगर हम मिल्क प्रोवाइड ना करें बेबी को तो वो सरवाइव कर सकता है? बेटा सर्वाइव तो करेगा, लेकिन उसमें भी एक शॉर्ट टाइम के लिए हम देते हैं जो मिल्क फ्री फार्मूलाज होते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। लैक्टोज फ्री मिल्क्स होते हैं, उसमें लैक्टोज नहीं होता, लेकिन समहाउ उसके अंदर सेरिब्रोसाइड, गैंग्लियोसाइड, जो आप DHA ARA एडिड, अक्सर आप जो मिल्क फार्मूलाज की एड्स आ रही होती हैं उसमें लिखा होता है DHA एडिड, ARA एडिड। तो जो मिल्क होते हैं लैक्टोज फ्री फार्मूलाज होते हैं, उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स ऐड किए हुए होते हैं जिनसे सेरिब्रोसाइड, गैंग्लियोसाइड की जो डेवलपमेंट और फॉर्मेशन है वो अफेक्ट ना हो, लेकिन वो भी फॉर लॉन्ग टाइम रिकमेंडेड नहीं होते। ठीक है। और मैम एक्स्ट्रा सेलुलरली हम एंजाइम्स को बॉडी में इंसर्ट करके फंक्शनल नहीं कर सकते? बेटा सारे एंजाइम्स को नहीं कर सकते बिकॉज एंजाइम्स को जब आप लेते हो तो वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, हमारा जितना भी फॉरेन जितनी भी आप चीज़ें लेते हो वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जिनकी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी अवेलेबल है, लेकिन इसकी हर डिजीज़ की अवेलेबल नहीं है। और सेकेंडली जितने भी डिफेक्ट्स हैं जो कि एट बर्थ ही प्रेजेंट कर जाते हैं, उसमें जितनी देर में वो एक स्पेसिफिक चीज़, एक बच्चा वीक है, वो ग्रो नहीं कर रहा, तो 6 महीने साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता इसको है क्या। उसके डिफरेंट टेस्ट होते रहते हैं हर जगह पे, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। जब तक डिजीजेस डायग्नोज होती हैं तब तक एक ऐसा डैमेज ब्रेन का और ऑर्गन्स का हो चुका होता है कि उसके बाद वो ट्रीटमेंट उसको रिवर्ट नहीं कर पाती।
मैनोज के सोर्सेज इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ही आप देख लो कि ये कैबेज है, जो लीव्स है, वेजिटेबल जो है उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी रिडक्शन प्रोडक्ट मैनिटोल होती है, जो इंपॉर्टेंट है। ये आगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, इसलिए अभी स्किप कर रही हूँ। अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, मैनोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, इनकी आपस में रिश्तेदारी है। क्या रिश्ता है इनका आपस में, क्या है ये एक दूसरे के? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्डिहाइड है। आइसोमर एल्डिहाइड है, लेकिन आपस में इनका क्या क्या लिंक है, क्या है? आइसोमर आइसोमर है, हेक्सोसिस है। आइसोमर्स एपिमर कहना है। जब ये तीनों इकट्ठे आएंगे, ये तीनों दोस्त हैं, ये तीनों जब इकट्ठे आएंगे तो हमने इन्हें एपिमर्स कहना है। ये वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैनोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज एपिमर्स हैं। ये C2 पे एपिमर है ग्लूकोज का, और ये गैलेक्टोज ग्लूकोज का एपिमर है। लेकिन गैलेक्टोज और मैनोज आपस में एपिमर्स नहीं है, बिकॉज इनके अंदर जो डिफरेंस है वो 2 कार्बन के लेवल पे आ जाता है। ये वाइवा का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लो कि ग्लूकोज, galactose and mannose are apimers of glucose, but they are not apimers of each other. 2 जगहों पर डिफरेंस है, ये भी फर्क है और ये भी फर्क है। ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है। जी एक अच्छा, रिपीट कर मैम दें। ये रिपीट करना बेटा ये लाइन आप नोट कर लो, बिकॉज एक्सप्लेनेशन में ना हमारा काम रह जाएगा। आप लाइन ये लिख लो कि मैनोज एंड गैलेक्टोज आर एपिमर्स ऑफ ग्लूकोज, बट they are not epimers of each other. Why? आप पढ़ोगे इंशाल्लाह बुक से तो आपको इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। बुक ने मुझसे बेहतर बता देना, लेकिन बुक आपको क्वेश्चंस नहीं बताएगी। ठीक है, नेक्स्ट मुझे ये ख़त्म भी करना है तो, और इसमें हमें जल्दी इसलिए होती है कि जब हम अपना सिलेबस टाइमली कवर करते हैं तो आप प्रेप लीव्स पे जा सकते हो। जो डिपार्टमेंट्स या जिनका सिलेबस टाइमली कवर नहीं होता उनकी प्रेप लीव्स फिर थोड़ी होती हैं, इसलिए हमें थोड़ी जल्दी होती है कि हम आपका सिलेबस इन टाइम कवर करते हैं, हमारी वजह से आप लेट ना हो। अच्छा, ग्लूकोज जो है ये कहाँ होती है? ग्लूकोज के मेन सोर्सेज क्या होते हैं? एक तो टेबल शुगर है, उसमें से ग्लूकोज मिलता है। जितने भी स्टार्ची फूड्स हैं वहाँ से मिलता है। फ्रूट्स में है केन, बीटरूट, इन दोनों से टेबल शुगर बनती है, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च से बनती है। और ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि मेन मेटाबॉलिक फ्यूल है हमारा ग्लूकोज। प्रिंसिपल एक्सोस यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी टू ऑब्टेन एनर्जी। हमने एक पहले नाम पढ़ा था HMT शंट, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। तो जो हमारा जो बॉडी है, जिस तरह हमारी एनर्जी करेंसी ATP है, उस ATP को बनने के लिए हमें हर फ्यूल ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करके लाना पड़ता है। तो ये हमारा मेन मेटाबॉलिक फ्यूल है और प्रिंसिपल हेक्सोस है जो कि बॉडी यूटिलाइज करती है टू ऑब्टेन एनर्जी। इवन जो फ्रुक्टोज है वो भी ग्लाइकोलिसिस के अंदर जाके एंटर होती है और फिर जाके वो ब्रेक डाउन होकर चीज़ें बनाती है। लेकिन मेन जो हमारी बॉडी ने, हमारे सेल्स ने जिस शुगर को लेना होता है, मेन बाकी भी ले लेती है लेकिन मेन शुगर ग्लूकोज है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करेंगे इसकी आज के लेक्चर में। सोर्सेज ऑफ ग्लूकोज, अगर तो डाइटरी सोर्सेज की बात आएगी, आपका जो क्वेश्चन होता है वो 0.5 मार्क का 1 मार्क का होता है, उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। अगर तो डाइटरी सोर्सेज पूछा होगा तो आपने ये सारा बता देना है, जूसेस हैं, शुगर है, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए बॉडी सोर्सेज ऑफ ग्लूकोज क्या है, तो हमारी बॉडी में ये आपका सिर्फ 2 में से 0.5 मार्क्स का आंसर होगा अगर आप डाइटरी सोर्सेज लिख दोगे। डाइट से आता है, लिवर से आता है। लिवर कैसे देता है कि जो ग्लाइकोजन इसने स्टोर की हुई होती है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। जब आप लंबी फास्टिंग में होते हो, जब ग्लाइकोजन भी खत्म हो जाती है तो उसके बाद ग्लिसरॉल जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। और खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड के अगर एक लंबी स्टारवेशन हो जाए जिसमें एक मुद्दत तक खाने को कुछ ना मिले, ग्लाइकोजन खत्म, फैट्स खत्म, उसके बाद ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये एक स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। ये अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करके मसल्स खुद को तोड़ के एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो बॉडी के सोर्सेज नंबर 1 डाइट, नंबर 2 ग्लाइकोजन से, नंबर 3 ग्लिसरॉल से, फैट से, और नंबर 4 एंड लास्ट जो रिसोर्स है हमारा वो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं। ये भी इंशाल्लाह ताला प्रॉपर्टीज में देखते हैं। अच्छा, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, ये आपका जो प्रैक्टिकल में आप ग्लूकोज का करोगे कि उसके क्वेश्चंस में भी है कि नॉर्मल लेवल होते हैं जिसे कहते हैं यू ग्लाइसीमिया, EU ग्लाइसीमिया।
अगर कम हो जाएगा शुगर लेवल तो हाइपोग्लाइसीमिया कह देंगे, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। फास्टिंग लेवल आना चाहिए 70 टू 110 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, यूनिट ज़रूर पता होनी चाहिए, मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर आपने लिखना है। और हमारा जो ब्लड ग्लूकोज़ होता है जब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमारा जो शुगर लेवल है वो डेफ़िनेटली 70 टू 110 से ऊपर जाता है काफ़ी। तो हमारे जो किडनीज़ हैं वो इसको रीअब्ज़ॉर्ब करते रहते हैं। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो है वो 375 मिलीग्राम पर मिनट है, यानी हमारा किडनी 1 मिनट में 375 मिलीग्राम जो शुगर है उसको रीअब्ज़ॉर्ब कर लेता है। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम इसका ये है। रीनल थ्रेशोल्ड 180 है, मीन्स कि अगर तो हमारी ब्लड शुगर 180 मिलीग्राम तक होगी तो किडनी इसे फ़िल्टर नहीं करेगा, यूरिन में शुगर नहीं आएगी। लेकिन अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल 180 से एक्सीड कर जाएगा तो फिर यूरिन के अंदर भी शुगर एक्सक्रीट होना शुरू हो जाती है। मैम की आवाज आ रही है? मैम आवाज नहीं आ रही। नहीं, बेटा कब से नहीं आ रही? कितनी मदद हो गई इस बात को? अब आ रही है? अभी अब Yes, आ रही है? ओके। Yes, मैम ना आए रीनल तो थ्रेशोल्ड से नहीं आई है। बेटा अच्छा ठीक है, फ़ौरन बता दिया करो। मैम आ रही है। तो हम ये बात कर रहे थे कि आपका एमसीक्यू का सिनेरियो ये आ सकता है कि आपने एक पेशेंट का यूरिन एग्जामिनेशन किया है जिसके अंदर ग्लूकोज पॉजिटिव आ रही है, तो कैन यू कमेंट ऑन ब्लड ग्लूकोज? तो एक रफ कमेंट ये होगा कि जो ब्लड ग्लूकोज है वो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से हाई होगी, बिकॉज 180 से नीचे तो यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होती, रीनल थ्रेशोल्ड है 180 का, यहाँ तक वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ब्लड शुगर विल बी मोर देन 180। यहाँ पे आपको डिफरेंट वैल्यूज दी होंगी, मोर देन 180, लेस देन 180, मोर देन 200, मोर देन 500। तो इसमें ये नहीं करना कि जो सबसे ज़्यादा अमाउंट है हम उसको आंसर कर दें। 180 थ्रेशोल्ड है, 180 से अबव जब भी होगी ये यूरिन में आना शुरू हो जाएगी। ग्लूकोज की हमने डिफरेंट फॉर्म्स देखी थी, स्ट्रेट चेन है, इसका पायरानोज, अल्फा पायरानोज और अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज है, और ये क्या है, ये भी ये इसका थोड़ी सी ओरिएंटेशन हमने डिफरेंट कर ली, इम्पोर्टेंट नहीं है। डायबिटीज़ मिलाइटस क्या होती है कि जब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की इनसफिशिएंसी हो जाए, जो कि एब्सोल्यूट भी हो सकती है और रिलेटिव भी। या एब्सोल्यूट मीन्स कि बिल्कुल बन ही नहीं रही, और रिलेटिव मैम आपकी मैम आवाज कट मैम रही आपकी आवाज कट रही है। मैम आपकी आवाज एक कट रही है। जी बेटा मैं अभी देख लूँ, वरना ये खोल दो पूरा दरवाजा। जी बेटा अब आ रही है? कैन यू हियर मी नाउ? यस ओके। यस तो डायबिटीज की जो डेफिनेशन है उसके अंदर इंसुलिन डेफिशिएंसी तो लेमैन भी बता देगा, आपने जो ऐड करना है वो एब्सोल्यूट और रिलेटिव है। एब्सोल्यूट मीन्स कि इंसुलिन बिल्कुल नहीं है, और रिलेटिव मीन्स कि जितनी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की उतनी नहीं है, उसे कम है। अच्छा, अब हमारी बॉडी, हमने बात तभी ये की कि डायबिटीज़ जो है उसके अंदर इंसुलिन इनसफिशिएंसी हो जाती है और उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। पहले ये स्लाइड देख लो। हमारे जितने भी सेल्स हैं तकरीबन वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं इंसुलिन पे फॉर एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल। अगर इंसुलिन नहीं होती, जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, आपने अपनी फैमिली में एनकाउंटर किया होगा कुछ लोगों को कि उनमें शुगर लेवल जब ज़्यादा हुआ होता है, शुगर बढ़ी हुई होती है, तो वीकनेस उन्हें फील हो रही होती है इन स्पाइट ऑफ ईटिंग, बिकॉज जो उनका ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर तो है लेकिन उनके सेल्स के अंदर नहीं जा रहा होता। दैट्स वाई सेल्स वीक और एग्जॉस्टेड फील कर रहे होते हैं। तो अब अगर आप देखो कि हमारी बॉडी के कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका ग्लूकोज के बगैर 1 मिनट भी गुजारा नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे ब्रेन के सेल्स, फॉर एग्जांपल हमारे किडनी के सेल्स, कि इनके अंदर अगर आपको ग्लूकोज नहीं मिलेगी तो ये डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं। इनके अंदर जो डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे होते हैं अगर वो शट डाउन हो जाएं तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो कुछ सेल्स ऐसे हैं जो इंसुलिन के बगैर ग्लूकोज ले लेते हैं। आपको पीछे ब्रिक्स नजर आ रही हैं यहाँ पे,
तो इसी से याद रखना BRICK, ब्रिक। ब्रेन हमारा एक ऐसा है ऑर्गन जिसको इंसुलिन नहीं चाहिए होती ग्लूकोज अपटेक के लिए। अगर इंसुलिन नहीं भी होती तो ब्रेन अपना काम करता रहता है। इसी तरह आरबीसीज जो हैं उन्होंने अपना उनका छोटा सा तो लाइफ स्पैन है, ना न्यूक्लियस है उसके अंदर और ना कोई और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, तो ये भी अपना जो ग्लूकोज है वो विदाउट इंसुलिन ले लेते हैं। इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब करना है तो ये भी ले लेगा। इसी तरह कॉर्निया, किडनी और लिवर ये सारे इंसुलिन के बगैर ग्लूकोज का अपटेक कर लेते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन बनता होता है एमसीक्यू के आइडेंटिफाई। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया बेटा आई के अंदर होता है ना, आई के अंदर कॉर्निया होता है। स्क्लेरा होता है जो व्हाइट वाला हिस्सा, सफ़ेद वाला हिस्सा स्क्लेरा होता है, और जो काला नज़र आ रहा होता है एक्चुअली वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो कॉर्निया होता है। और एक छोटी सी बात यहाँ पे ऐड करती हूँ कि जब डायबिटीज़ होती है ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होते हैं, और ये वो सेल्स हैं जो कि इंसुलिन के बगैर उस ग्लूकोज को अपने अंदर आने देती हैं। तो यही वो सारे ऑर्गन्स हैं जो डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे होते हैं। इनमें जब ग्लूकोज ज़्यादा अमाउंट में एंटर हो जाता है वहाँ जाके वो सोर्बिटोल में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर सोर्बिटोल की वजह से वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, वाटर इम्बाइब कर लेता है सोर्बिटोल, और वहाँ पे प्रेशर इफेक्ट्स आते हैं, ऑस्मोटिक इफेक्ट्स आते हैं, और यही वो सारे ऑर्गन्स हैं जो डायबिटीज़ में डैमेज होते हैं। ब्रेन में क्या होता है, न्यूरोपैथी हो जाती है, आरबीसी से एनीमिया हो जाता है डायबिटीज़ की वजह से। इंटेस्टाइन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। कॉर्निया में क्या होता है, कैटरैक्ट, सफ़ेद मोतिया का नाम सुना है? सुना है कभी कि सफ़ेद मोतिया हो गया किसी को आँख में? Yes, ma'am. यस मैम। तो जो कॉर्निया है इसके अंदर डायबिटिक्स में जो कैटरैक्ट है, जो सफ़ेद मोतिया है वो बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज उनका कॉर्निया ढेरों ढेर ग्लूकोज ले लेता है इंसुलिन की एब्सेंस में। जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है सारा ग्लूकोज इन ऑर्गन्स के अंदर रश करके चला जाता है, और वहाँ जाके जहाँ भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ जमा हो जाएगी तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। तो इसमें से सिनेरियो बन सकता है, एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन के कोई आपको ऑर्गन्स के नाम दे दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट है और कौन सा इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है। ये आपका क्लिनिकल क्वेश्चन है जिसने सारी उम्र आपकी जान नहीं छोड़नी, इवन आफ्टर गोइंग इनटू प्रैक्टिस, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन ये बनता है कि डायबिटिक जो पैथीज होती हैं, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, इन ऑर्गन्स की होती हैं कि डायबिटीज़ कौन से ऑर्गन को ज़्यादा अफेक्ट करती है। डी शुगर हमारी आ जाती है डी फ्रुक्टोज, फ्रूट शुगर है, फ्रूट जूसेस के अंदर हनी में होती है, बीट रूट में होती है, ये स्वीटेस्ट शुगर होती है, और मेटाबोलाइज या तो डायरेक्टली हो जाती है और या वाया ग्लूकोज होती है। फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन जाता है, या डायरेक्टली ये ग्लाइकोलिसिस के थ्रू आगे मेटाबोलाइज हो जाएगी, और या ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू हो जाएगी, जब जहाँ ग्लूकोज की ज़रूरत है तो वहाँ पर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेटाबोलाइज या तो डायरेक्टली होगी या वाया ग्लूकोज होगी। और फ्रुक्टोज को सेल में एंटर होने के लिए इंसुलिन नहीं चाहिए होती। आपने सुना होगा डायबिटिक्स को कि उनके लिए हनी बेहतर होता है चीनी से, तो जब वो हनी लेंगे थोड़ी सी अमाउंट में तो वो हनी जो है वो विदाउट इंसुलिन उनके सेल्स में एंटर हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा बेटर है। लेकिन एक्सेसिव क्वांटिटीज की भी डेंजरस है, बिकॉज अल्टीमेटली इसने भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाना है। और एक्सक्लूसिवली जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं उनकी जो फीड होती है वो फ्रुक्टोज होती है। तो ये 2 पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं कि इंसुलिन नहीं चाहिए फ्रुक्टोज को सेल में एंटर होने के लिए, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि स्पर्मेटोजोआ की जो, जैसे हमारे बाकी सारे बॉडी के अंदर जो फ्यूल है वो ग्लूकोज है, लेकिन स्पर्मेटोजोआ फ्रुक्टोज के ऊपर सर्वाइव करते हैं। और इसके अंदर जो सिमेट्री है उसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये फ्यूरानोज रिंग भी बना देती है। आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमेशा 6 मेंबर्ड रिंग ही देखा होगा, बहुत रेयर है जहाँ पर ग्लूकोज 5 मेंबर्ड रिंग बना दे। लेकिन जो फ्रुक्टोज है वो एक बहुत फ्री किस्म की शुगर है, इसमें ये फ्यूरानोज भी बना देती है, ये पायरानोज भी बना देती है, अल्फा बीटा दोनों फॉर्म्स होती हैं। और ये वाला जो फैक्ट है ये हमें आगे काम आएगा कि जब ये फ्री होती है, यूजुअली अकेले सॉल्यूशन में होती है, तो ये पायरानोज फॉर्म में उसमें प्रेजेंट होती है, तो ये लीवर रोटेटरी होगी। लेकिन यही शुगर जब कंबाइन कर लेती है ग्लूकोज के साथ तो फॉर्म सुक्रोज, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाती है। तो इसके आगे हम डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी लो कि हमने सुक्रोज का सोल्यूशन लेना है, उसकी हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी देखनी है। उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी हम देखेंगे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी आएगी। उसके बाद हम उसके अंदर कोई एंजाइम ऐसा डाल दें, सुक्रेज डाल दें, जो कि उसको उसके कंपोनेंट्स पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर दे।
तो वो जो सॉल्यूशन आएगा, स्प्लिटेड सॉल्यूशन आएगा, उसकी रोटेशन लीवो रोटेशन हो जाएगी। तो उसकी रीज़न पूछी जाती है, तो उसमें ये वाला फैक्ट हम एक्सप्लेन करेंगे कि जब फ्रक्टोज फ्री होती है तो ये लीवो रोटेटरी होती है, और जब ये कंबाइंड फॉर्म में आती है तो ये डेक्स्ट्रो रोटेशन देती है। जब हम सुक्रोज को सुक्रेज डालने के बाद हाइड्रोलाइज कर देंगे तो वो सॉल्यूशन पूरा लीवो रोटेटरी हो जाएगा, बिकॉज लीवो रोटेशन इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो ग्लूकोज की डेक्स्ट्रो रोटेशन को भी काउंटर कर लेती है, ओवरकम कर लेती है। तो जो फ्रक्टोज है इसको लेव्युलोज भी कहा जाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग। मैम फ्रक्टोज को किस तरह डिहाइड्रोलाइज किया जाएगा? फ्रक्टोज को नहीं बेटे, सॉरी, ये सुक्रोज को। सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, ठीक है। सुक्रोज जो हमारी टेबल Yes, ma'am. शुगर है, इसको हम जब देखेंगे तो डेक्स्ट्रो रोटेशन आएगी। इसको जब हम ब्रेक कर देंगे वाया सुक्रेज तो हमारे पास दो शुगर्स आ जाएंगी, एक होगी फ्रक्टोज, एक होगी ग्लूकोज। तो फ्रक्टोज की लीवो रोटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो ग्लूकोज की जो डेक्स्ट्रो रोटेशन है उसको ओवरकम कर लेगी। तो जो सॉल्यूशन हमारा उस वक्त होगा वो लीवो रोटेशन देगा। दिस इज कॉल्ड फिनोमिना ऑफ इन्वर्जन, और ये हम पढ़ेंगे जब हम डायसैकेराइड्स पे आएंगे। अब हमने जैसे ग्लूकोज की बात की तो हमने डायबिटीज़ मिलाइटस का पता होना चाहिए, हमने गैलेक्टोज की बात की तो गैलेक्टोसीमिया की का थोड़ा सा आइडिया, नाम कम से कम आना चाहिए कि कोई डिजीज़ पता है जिसमें ये इसका प्रॉब्लम होता है। इसी तरह जब फ्रुक्टोज की हम बात करते हैं तो हेरिडिटरी टॉलरेंस एक कंडीशन है जिसका नाम पता होना चाहिए, एल्डोलेज बी एंजाइम का नाम पता होना चाहिए। यहाँ देखें, यहाँ पे फ्रक्टोज नजर आ रहा है, ये फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट, और उसके बाद ये जब ग्लाइकोलिसिस में चला जाता है तो ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ दो एंजाइम्स है, यहाँ फ्रक्टोकाइनेज है और यहाँ एल्डोलेज बी है। अगर फ्रक्टोकाइनेज नहीं होगा तो क्या होगा कि फ्रुक्टोज एज इट इज हमारे ब्लड में सर्कुलेट करती रहेगी और वो यूरिन में एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगी। तो इस कंडीशन को कहेंगे फ्रुक्टोज यूरिया। और अगर ये एंजाइम तो है लेकिन एल्डोलेज बी जो ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है, अगर वो नहीं है तो फिर हमारे पास जो कंडीशन होगी उसे हम कहेंगे हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। इन दोनों कंडीशंस में हमारे पास फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया आता है। फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया क्यों आएगा, यहाँ देखते हैं। नॉर्मल फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये हमने फ्रुक्टोज ली डिफरेंट सोर्सेज से, ये कन्वर्ट हुई इनटू फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट। उसके बाद एल्डोलेज बी ने इसको कन्वर्ट कर दिया ग्लिसरॉल्डिहाइड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में, और ये चले गए ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस में जाएंगे तो हमारा जो एटीपी है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसको फ्यूल मिलता रहेगा, वो चलती रहेगी। लेकिन अगर फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये यूरिन में एक्सक्रीट होना शुरू हो गया। अब जब फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट फर्दर मेटाबलाइज यहाँ पे नहीं होगा, ये वाली प्रॉब्लम आएगी एल्डोलेज बी की, तो ग्लाइकोलिसिस स्टॉप होने की वजह से फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया आ जाएगा कि जब आपने डाइट ली हुई है, ग्लूकोज अवेलेबल है, उस वक्त कुछ नहीं होगा, जितना ग्लूकोज है वो समहाउ उस पाथवे को चला देगा। लेकिन जब फास्टिंग होगी तो जहाँ थोड़ा सा भी ब्रेक आता है वहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया इसका कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब एक्यूमुलेट होगा, वही गैलेक्टोज वाली बात के जब भी कोई भी चीज़ एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है तो ये वो सारे ऑर्गन्स हैं जो डैमेज होते हैं। सबसे पहले लिवर, उसके बाद किडनी, और उसके बाद इंटेस्टाइन के सेल्स और बाकी सारे ऑर्गन्स। लिवर और किडनी इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी कोई भी टॉक्सिन या कोई भी हर एक्स्ट्रा चीज़ टॉक्सिन है। आप एक अच्छी फूड ले रहे हो लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट में ले रहे हो तो वो चीज़ टॉक्सिन होती है। कोई मेडिसिन अगर एग्जैक्ट डोज में ले रहे हो वो मेडिसिन है, एक्स्ट्रा ले लोगे तो वो पॉइजन हो जाता है। तो फ्रुक्टोज में दो चीज़ें याद रखनी है, हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस ड्यू टू एल्डोलेज बी डेफिशिएंसी, और दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास इसेंशियल फ्रुक्टोज यूरिया जिसमें फ्रुक्टोकाइनेज डेफिशिएंट होता है। ये पूरे मेटाबॉलिज्म्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप इन एंजाइम्स के नाम आप वाइवा में बताते हो, इट मीन्स के आपने अच्छा। आगे ये एक टेबल है, ये हार्पर का टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देयर इज अ रीजन, या आप नोट कर लो कि हार्पर से ये टेबल करना है पेंटोजीज की बायोमेडिकल एंड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। कि राइबोज के बायोमेडिकल एंड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, राइबोलोज की क्या है, जाइलोज की क्या है और जाइलोज की क्या है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे बताओ, या नोट कर लो कि हार्पर से ये टेबल करना है, बिकॉज अभी तो आप पढ़ भी लोगे तो वो भूल जाएगा। इसकी एक रीज़न है जो कि मैं आपको भी बताती हूँ, बिकॉज ये पेपर में बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, हार्पर का क्वेश्चन है, और मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। ये नहीं है, ये पेपर है, ये आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर सी।
Give biomedical and clinical importance of D-ribose, D-ribulose, D-xylose and L-xylulose. और इसके आगे जिस भी स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया हुआ इसको क्रॉस किया हुआ है कि ये 2 नंबर तो गए। और ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, ये अनइम्पोर्टेंट समझ के छोड़ देते हो, जब हम टेस्ट में ये चीज़ें देते हैं तब भी ये एनकाउंटर होता है, तो आई विश कि आप लोगों के साथ ये ना हो। तो ये स्मॉल शुगर्स हैं और इनकी जो सिग्निफिकेंस है वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है। And I wish all of you to come with flying colors. टेबल मिस नहीं करना। मैम एक ये बात बता दी कि जब सुक्रोज में हम सुक्रेज ऐड करेंगे तो फ्रुक्टोज की एक्टिविटी ज्यादा पावरफुल होगी, तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी। नहीं, लीवो, जब वो अलग हो जाता है ना तो वो लीवो हो जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जब ग्रुप में जाते हैं तो कुछ और बात करते हैं, जब अकेले होते हैं तो कुछ और बात कर रहे होते हैं, तो फ्रुक्टोज भी ऐसा ही है, ठीक है। जब ये ग्लूकोज के साथ मिला हुआ होता है तो उस वक्त इसका स्ट्रक्चर जो है वो एक फ्यूरॉन रिंग की फॉर्म में होता है और ये डेक्स्ट्रो रोटेशन दे रहा होता है। लेकिन जब ये अलहदा हो जाता है, जब ये अकेला हो जाता है, तो उसके बाद दोबारा अपनी एक लीवो रोटेशन देना शुरू कर देता है, और वो लीवो रोटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये ग्लूकोज की डेक्स्ट्रो रोटेशन को ओवरकम कर लेती है। जिसका ज्यादा होगा उसी का तरफ नीडल जो है वो मूव कर जाएगी। ये टेबल बेटा आप लोग नोट कर लो। डी राइबोस जो है न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट है, और ये सारे के सारे मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स हैं। डी जाइलोस प्लांट गम प्रोटीओग्लाइकन्स का पार्ट है, और इनकी जो इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड का, कोएंजाइम्स का, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का। और ये टेबल आपने एज मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज मैम आपको म्यूट आवाज आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। अब हमने देखना है कि प्रैक्टिकल नोटबुक में आपने ये लिखा है सारा ग्लूकोज फ्रुक्टोज मैनोज आइडेंटिकल ओसोजोन्स बनाते हैं वाई। ये क्वेश्चन लिख लो, अगर नहीं भी समझ आ रहा तो क्वेश्चन नोट कर लो ताकि आपको ये पता हो इसमें से करना है क्या। अब हमने बात ये की है कि ओसोजोन फॉर्मेशन होती है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे ओसोजोन का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये वाली जो सारी शुगर्स हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। यहाँ पे कार्बन 1 और कार्बन 2 पे डिफरेंट है। नीचे वाला जो पोर्शन है वो सारा सेम है। ये नीचे वाले जो हैं ये सारे सेम है, इनके गैलेक्टोज की बात नहीं कर रहे। तो ये पहला और दूसरा कार्बन जब ओसोजोन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये सेम टाइप ऑफ क्रिस्टल्स देंगे। गैलेक्टोज भी इनका रिश्तेदार था, इनका एपिमर था, ये सेम ओसोजोन नहीं देता बिकॉज यहाँ कार्बन नंबर 4 डिफरेंट है। इन दो पे ओसोजोन बनेगी लेकिन ये वाला डिफरेंस मेंटेन रहेगा। दैट्स व्हाई गैलेक्टोज एक डिफरेंट टाइप ऑफ ओसोजोन देता है। ओसोजोन फॉर्मेशन होती कैसे है? हमने ये शुगर ली, उसमें फिनाइल हाइड्रोजन डाला, इसमें से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजोन बनेगी। ये पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट टू एक दफा देखने के लिए। इसमें से अमोनिया निकलेगी, कीटो डेरिवेटिव बनेगा, ओसोजोन बनेंगे। ये सारा याद रखने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट जो हमारे पास शुगर्स हैं वो डिफरेंट ओसोजोन्स देती हैं। ग्लूकोसाजोन्स हैं, माल्टोसाजोन्स हैं, लैक्टोसाजोन्स हैं। इससे प्रैक्टिकल नोटबुक से देख लेना है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज और जस्ट अ मिनट के हमें मैनोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सेम ओसोजोन देते हैं। उसको जब फर्दर हीट करते हैं तो गैलेक्टोसाजोन्स आ जाती हैं। उसके बाद कूलिंग के ऊपर हमें माल्टोसाजोन और लैक्टोसाजोन मिलती हैं और इनकी डिफरेंट शेप्स हैं। ये सारे वो आपको प्रैक्टिकल के उसमें भी भेजा गया होगा। डिफरेंट शेप्स होती हैं इन क्रिस्टल्स की। ये इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन टू फ्रॉम शुगर एल्कोहल, ग्लूकोज से सॉर्बिटोल बनता है, गैलेक्टोज से गैलेक्टिटोल बनता है, मैनोज से मैनिटोल बनता है और फ्रुक्टोज से सॉर्बिटोल मैनिटोल दोनों बन जाते हैं। ये फ्रुक्टोज भी सॉर्बिटोल दे रहा है, ग्लूकोज भी सॉर्बिटोल दे रहा है, और जबकि जो फ्रुक्टोज है वो मैनिटोल भी देता है।
बस जस्ट नियर टू कंप्लीट है सॉर्बिटोल बस बेटा आई थिंक सो इट इज इनफ ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे बिकॉज ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं तो इस तरह से फिर याद नहीं होंगी कोई क्वेश्चन है तो बता दो मैम लास्ट पे आपने क्या क्वेश्चन बताया था कि ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज और मैनोज सेम ऑक्सीजोन्स क्यों देते हैं और लैक्टोज डिफरेंट ऑक्सीजोन क्यों देता है और उसका आंसर ये है कि फ्रुक्टोज नाम नहीं लिखा हुआ इसका मैनोज और ग्लूकोज इनका जो स्ट्रक्चर है वो कार्बन 1 और कार्बन 2 के लेवल पे डिफरेंट आप देख रहे हो यहाँ पर डबल बॉन्ड है यहाँ पे अगर देखो तो ये भी दोनों इसी लेवल पे फर्क है तो ये दोनों जो कार्बन्स हैं ये ओसाजोन बनाने में यूज अप हो जाएंगे तो जो बाकी का स्ट्रक्चर होगा वो सेम है लेकिन जो गैलेक्टोज है ये कार्बन नंबर 4 पे इनसे डिफरेंट है ओसाजोन बनाने में ये वाला पोर्शन यूज हो जाना है यहाँ से नया कंपाउंड इसके ऊपर ओसाजोन लग जाएगी फर्क यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है मैम जी बेटा मैम ये सारा याद करना है? नहीं बेटा किसी को कह देना वो कर देगा करना तो पड़ेगा अच्छा चलो अभी केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ के आओगे नेक्स्ट टाइम मुश्ताक से और हम इसे नेक्स्ट टाइम करेंगे अभी पढ़ाई के अलावा कुछ और कोई प्रॉब्लम है पिछले लेक्चर में कुछ समझ नहीं आया कुछ और तो आप उसके बारे में बात कर लो अदरवाइज आज का जो लेसन है वो कंप्लीट है केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे लेकिन आप उन्हें मुश्ताक से पढ़ के आओगे मैम फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में दोबारा बता दें फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो ये होता है इसके नाम में क्या आता है कि जब फास्टिंग हुई तो हाइपोग्लाइसीमिया हो गया अगर आप फास्ट करते हो 12 आवर्स का और एट द टाइम ऑफ फास्ट भी आप शुगर लेवल चेक करते हो तो वो 100 110 90 से नीचे यूजुअली नहीं होता एक हेल्दी पर्सन के अंदर उसकी रीज़न क्या होती है कि हमारी बॉडी में जब डाइट वाला जो ग्लूकोज है वो यूज अप हो जाता है तो हमारे डिफरेंट मेटाबॉलिज्म्स हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस है और डिफरेंट अदर चीज़ें जो हैं वो ग्लूकोज बना के ब्लड में भेजती रहती हैं ताकि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो नॉर्मल बंदे में हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता तो फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है जब तक तो अच्छा खाना पीना मिलता रहा तब तक तो ठीक रहे लेकिन जब खाने में थोड़ी सी देर हो गई तो उसके बाद प्रॉब्लम हो गई घरों में आपने देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वीक हो गए हुए होते हैं तो जब खाने में थोड़ी देर हो जाए तो एक फास्ट क्रिएट हो जाता है कि खाना क्यों अभी तक नहीं बना तो बीइंग अ मदर मुझे थोड़ा ज़्यादा अंदाजा है तो उसमें रीज़न क्या होती है उसमें उनका कोई कसूर नहीं होता वो फास्ट नहीं क्रिएट करना चाह रहे होते बेसिकली उनके अंदर ये सारे जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं वो वीक हुए हुए होते हैं तो उनमें फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा होता है तो वो डायबिटिक्स हैं या वैसे एल्डरली हैं रीज़न उसकी क्या है हमने जैसे फ्रुक्टोज उसका एक रीज़न हमने पढ़ा था ये फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस वाला जब ग्लाइकोलिसिस के अंदर जहाँ पर ये वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट से बनने होते हैं ये एंजाइम डेफिशिएंट है जब तक तो सफिशिएंट ग्लूकोज चल रही थी तो डिफरेंट सेल्स के अंदर पाथवे वो वाला चल रहा था जिनके अंदर नहीं चला तो फास्टिंग लेवल में ग्लूकोज तो वैसे ही खत्म है अब जो फ्रुक्टोज है और दूसरी शुगर्स है उन्होंने मेटाबोलाइज होना है तो फिर उस वक्त फास्टिंग की कंडीशन में हाइपोग्लाइसीमिया होगा आई थिंक वी शुड वाइंड अप नाउ अगली क्लास भी आपकी रेडी है कोई क्वेश्चन अगर पढ़ते हुए याद है तो नोट कर लीजिएगा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे एंड योर क्वेश्चंस आर वेरी मच अप्रिशिएटेड और थैंक यू फॉर योर पेशेंस आई ट्राई माय बेस्ट कि आप जब ये लेक्चर लेके जाओ तो आपको कम से कम कुछ 1-2% का फायदा हो जाए जब पढ़ने बैठो तो कुछ चीजें आपको आती हो तो आपके जो कमेंट्स हैं में ये कौन सा चैप्टर है बेटा कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री के नाम से देख लेना अटेंडेंस डॉक्टर शकील ले लेंगे ठीक है डॉक्टर शकील से कांटेक्ट करना है अटेंडेंस के लिए ठीक है ओके बेटा क्यों रोजा रखा हुआ है साथ चाय का कप रख के बैठा करो आज को रोजा थोड़ी रखा हुआ या रख रहे हो भूख लग जाती है तो बेटा खाना रख के बैठा करो कोई खाने की 12 बजे से पहले भी देगी नहीं यार बेटा मेरी तो अगर आप लाइव क्लास में भी आते हो मेरा आपके साथ एक आध दफा इनकाउंटर हो चुका है मेरी तो आपकी लाइव क्लास में भी चाय बिस्किट अलाउड है लेज की शेयरिंग अलाउड नहीं है उसके अलावा सब अलाउड है इवन आप सो भी सकते हैं मेरी तो बेटा लाइव क्लास जो होती है फिजिकल क्लास होती है उसमें भी आप चाय जूस बिस्किट लेके आ सकते हो लेकिन शेयरिंग अलाउड नहीं होती सोना भी अलाउड होता है खराटे नहीं मारने साथ वाला उठ जाता है तो इसलिए आप कुछ खाने की चीजें रख कर बैठा करो चॉकलेट्स ले लो एक ही दफा लेकिन एक ही दिन में नहीं सारी खाओ ओके बेटा बेस्ट ऑफ लक थैंक यू मैम अल्लाह हाफिज
थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। मैडम, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।